ने क्या डिस्कस किया था? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। और मैंने बोला था कि वो ऐसा चैप्टर है जो आपको पूरे 25 से 30 नंबर दिलाने का क्षमता रखता है। वही हर एक चैप्टर का क्या बनेगा? बेस बनेगा। एक मैंने आपको कल कुछ होमवर्क भी दे रखा था कि एक बार बुक्स में जाना और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में अच्छे से क्या करना, रीड आउट करना कि कौन से कॉस्ट डायरेक्ट होते हैं और कौन से इनडायरेक्ट। फिर भी मैंने कल आपको 3 से 4 बेस बताए थे कि कैसे किसी को डायरेक्ट और कैसे किसी को इनडायरेक्ट आइडेंटिफाई किया जाएगा। याद है नेहा? कल हम लोगों ने 3-4 बेस पढ़ा था। सर डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जिनका डायरेक्टली मटेरियल से कनेक्शन होता है। अगर उनका डायरेक्टली फिनिश गुड्स में ठीक है यूज हो रहा है तो वो डायरेक्ट नेचर के हैं, और अगर वो केवल हेल्प कर रहे हैं ठीक है गुड्स को प्रोड्यूस करने में तो वो क्या है हमारे इनडायरेक्ट। ठीक, अगर वो मटेरियल फॉर्म है तो मटेरियल, लेबर फॉर्म है तो लेबर, और अदर फॉर्म है तो अदर एक्सपेंसेस। ठीक, वहीं पे मैंने बोल रखा था कि दूसरा क्या था कि अगर वो उनका ठीक है वैल्यू वैल्यू अगर सिग्निफिकेंट निकल के आ रहा है, सिग्निफिकेंट का मतलब उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आपको बहुत बड़ा ह्यूज लॉस इनवाइट कर सकती है, तो वो हमारे लिए डायरेक्ट नेचर का है। और अगर उसमें लॉस हो रहा है फिर भी आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, इनसिग्निफिकेंट है, तो हमारे किस नेचर के थे? इनडायरेक्ट नेचर का था। तीसरा मैंने आपको बता रखा था क्या क्या हाँ, कॉस्ट यूनिट के बारे में, कॉस्ट सेंटर के बारे में बता रखा था कि सर जिसका सिंगल कॉस्ट सेंटर निकल गया है, कॉस्ट सेंटर का मतलब कहाँ पे उस खर्चे को लिखना है, अगर वो सारा का सारा खर्चा एक ही जगह लिखा जाए, उसको डिवाइड करने की जरूरत न पड़े, तो हमारा किस नेचर का था? डायरेक्ट नेचर का था। लेकिन अगर उस कॉस्ट को मुझे कई जगह उसके कॉस्ट सेंटर एक से ज्यादा निकल के आए, तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसका मैंने नाम क्या दिया था? ए पोर्शन देना पड़ेगा, ए पोर्शनमेंट करना पड़ेगा, और फिर बाद में उसको क्या करना पड़ेगा? एलोकेट करना पड़ेगा। जैसे एक हमारा सुपरवाइजर 3-4 जगह पे ड्यूटी कर रहा था, सैलरी उसको एक जगह से मिल रहा था, लेकिन खर्चा चारों तीनों जगह पे लिखा जाएगा। लेकिन किस तरीके से लिखा जाएगा, कितना कितना लिखा जाएगा? नेहा डिस्टर्ब हो रहा है, अगर कुछ डाउट है इधर, ठीक, बात ही नहीं। तो सुपरवाइजर का अमाउंट या जो भी हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं उसको कहाँ पे कितना लिखा जाएगा, हमें इसका पहले बेस तय करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जहां जहां पे जितना खर्चा आएगा उसको वहां पे एलोकेट करना पड़ेगा। तो अपोर्शनमेंट में या इनडायरेक्ट में कॉस्ट में क्या था कि सर उसके एक से ज्यादा कॉस्ट सेंटर निकल के आएंगे, और मैंने बोला था ऐसे ही हमें कई सारे ठीक है बेस देखने पड़ेंगे जहां से हम तय करेंगे कि वो कॉस्ट डायरेक्ट नेचर का है या इनडायरेक्ट नेचर का है। फिलहाल हम लोगों ने बात किया था, हमारा टॉपिक क्या था? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। हमारा टॉपिक क्या था? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट का मतलब क्या था? सर तत्व। जैसे हमारा शरीर मैंने बोला था पंच तत्व से बना है, उसी तरह मैंने बोला था कि कॉस्ट के हिसाब से कोई भी गुड्स कितने एलिमेंट से मिलकर बना है, हम लोगों ने बात किया था 3। ठीक है, कौन कौन सा? तो हमने बोला सर पहला हमारा जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन होता है उसका है नाम है मटेरियल। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में 50 to 60% उसका क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है, 50 से 60%। दूसरा होता है हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट लेबर, ठीक है, जिसका 30 से 40% कंट्रीब्यूशन माना जाता है। आजकल कहा जाता है ना जितना घर बनाओ जितना ठीक है मटेरियल नहीं लगता उससे ज्यादा या उसके बराबर क्या लग जाता है? लेबर का खर्चा। और तीसरा हमारे अदर एक्सपेंसेस, जो इसके अलावा छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं, ठीक है, खाने पीने का, रिफ्रेशमेंट का, या ठीक है डीजल मोबिल, इन सब का, ये सब किस में आ जाते हैं? अदर्स में। तो यही 3 हमारे एलिमेंट है, कौन कौन से? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। लेकिन सर ये तीनों भी 2 नेचर के हो सकते थे, ठीक है, कौन कौन सा? बाय नेचर, या तो वो डायरेक्ट कनेक्शन होगा उसका फिनिश गुड से, या तो वो केवल हेल्प कर रहा होगा यानी इनडायरेक्ट नेचर का होगा। अगर वो डायरेक्ट प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होगा, फिनिश गुड्स में रेडी कर रहा होगा, तो वो क्या बन जाएगा? डायरेक्ट कॉस्ट। जैसे अगर मैं घर बना रहा हूँ तो ये ईंट, ये सीमेंट, ये छड़, ये बालू, ये गिट्टी, जितने भी चीज है ये क्या है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है। लेकिन यहीं पे ठीक है ये जो पेट्रोल, डीजल, ठीक है, या चाय पानी, खाना, सत्तू, ये सब जो यूज किया गया था, ये सब मटेरियल होते हुए क्या था? इनडायरेक्ट। केवल यही नहीं, इसमें हमने फेविकोल डाला था, हमने वो डॉक्टर फिक्सेट केमिकल डाला था सीलन से बचाने के लिए, ये सब भी क्या था? इनडायरेक्ट नेचर का था। सर ये भी तो बनाने में हेल्प किया है? नहीं सर, क्योंकि उसका वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं था, इतना ज्यादा वैल्यू नहीं था कि फेविकोल कहीं कम ज्यादा पड़ जाए तो हमें बवाल हो जाएगा, ठीक है, या मटेरियल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा। ठीक, मैंने बोला था कि कपड़ा बना रहे हो तो ये कपड़ा हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, पर एक बटन ज्यादा कम लग जाए वो हमारे लिए क्या था? सर ये भी हमारा डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन दे रहा है, पर क्या ये डायरेक्ट नेचर का था या इनडायरेक्ट नेचर का? इनडायरेक्ट, क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ही क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट होता है, बहुत ही लो होता है।
हमने एक व्हाइट बोर्ड बनाया था, उसमें कीलें लगानी थी, 10 हमने 12 कील ठोक दिया था, 2 कील ज्यादा हो गया था, खर्चा बढ़ गया, लेकिन क्या उस खर्चे से बहुत बड़ा विपत्ति आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। वैल्यू में कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल हो जाएगा? नहीं। क्या कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो जाएगा? नहीं। लेकिन वहीं पे वो 6 फुट का बोला था, आपने 5 फुट 11 साढ़े 11 इंच काट दिया, आधा इंच छोटा कर दिया, अब क्या वो डिससेटिस्फाइड फील करेगा? पूरा गरिया के भाग जाएगा, ठीक है, ले भी नहीं करेगा, बोलेगा ना आधा इंच दिक्कत हो जाएगा। इसका मतलब जो आपको ह्यूज लॉस इन्वाइट करे वो आपके लिए डायरेक्ट, जो आपके लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट ना वो इनडायरेक्ट। ठीक, चलिए इतनी सारी बातें हो गई थी। आज मैं उसी फ्लो चार्ट को फिर दूसरे तरीके से ड्रॉ करने जा रहा हूं, जो हम आगे हमेशा यूज करेंगे, केवल यही नहीं एग्जाम ओरिएंटेड भी, ठीक है। और ये दोनों डायग्राम आपको बुक्स में साइड बाय साइड मिलते रहेंगे, ठीक। आइए जरा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को आज हम बाई नेचर पहले डिवाइड करें, ठीक है। बाई नेचर, ठीक है। बाई नेचर कितने पार्ट में डिवाइड किया जाए? तो बाई नेचर दो नेचर के होंगे, या तो वो डायरेक्ट नेचर का होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट, या वो इनडायरेक्ट नेचर का होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट। बात क्लियर है? ठीक है, हर्षिता और जिज्ञासा एक बार जरा वॉइस क्लियर कर लीजिए, वॉइस क्लियर है? ठीक, तो मैंने बोला बाई नेचर दो ही तरह का हो सकता है, या तो डायरेक्ट नेचर का होगा यानी जिसका डायरेक्टली यूज हो रहा होगा, और इनडायरेक्ट नेचर का मतलब वो केवल हेल्प कर रहा होगा, हेल्पिंग वर्क का काम करेगा, ठीक। सर अब डायरेक्ट नेचर के कॉस्ट कितने तरीके से हो सकते हैं, तो अब देन हम इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाएगा? सर अब हम यहाँ पे इनको बाई एलिमेंट कितने पार्ट में डिवाइड किया जाएगा? 3 पार्ट में। कौन कौन सा? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ठीक है। उसी तरह इनडायरेक्ट को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा इनडायरेक्ट हो सकता है? सर इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, इनडायरेक्ट लेबर हो सकता है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है। बात क्लियर है? ये कौन सा मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस है? डायरेक्ट नेचर का, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर डायरेक्ट मटेरियल का काम क्या होगा? जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से related होंगे, या इनका ह्यूज कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, या इनका सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा। इसका ये केवल हेल्प कर रहा होगा फिनिश गुड्स को सही से बनने में, और इसका वैल्यू नॉर्मली क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट होगा, ठीक। इसका डायरेक्टली प्रोडक्शन यूज नहीं हो रहा होगा। बात क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बोलो, इतनी बात क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल में आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल डालते जाना कि सर डायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट लेबर क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। ध्यान रखना मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में नहीं बता रखा है अभी कल, ठीक है। हम आज उसके बारे में बात करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल क्या हो जाएगा? अगर मैं ये पेन मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो जरा बताओगे डायरेक्ट मटेरियल क्या हो जाएगा? अरे कल ही तो बताया था, अगर ये हम पेन बना रहे हैं तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्टली मटेरियल इसमें क्या क्या यूज हो रहा होगा? प्लास्टिक, इंक, निडल, ठीक है, यही सब हो रहा होगा, यही सब तो होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? बिल्कुल मशीन्स हमारे हो जाएंगे, ठीक है। मशीन्स के रनिंग पार्ट से रिलेटेड, अगर हम लोग डीजल, मोबिल, आयल ये सब परचेज करें, लुब्रिकेंट ऑयल, ये सब हो जाएगा। कॉटन वेस्ट वगैरह हो जाएगा, यानी जो केवल हेल्प करे काम सही से करने में, जिसका डायरेक्टली यूज ना हो रहा हो, ठीक। लेबर में डायरेक्ट लेबर कौन होगा? तो सर मैंने बोला था जो भी केवल और केवल कन्वर्जन का काम करेगा, जो मशीनों पे बैठ के इसको कन्वर्ट कर रहा होगा रॉ मटेरियल को प्लास्टिक को पेन में, ठीक है, वही केवल किस में आएंगे? डायरेक्ट लेबर में आएंगे। उसके अलावा जितने भी ह्यूमन फैक्टर हैं वो सारे किस में आ जाते हैं? इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएंगे। यानी जो मजदूर इस पेन को प्लास्टिक से पेन में कन्वर्ट करने का आकार दे रहा होगा, केवल और केवल वही किस में आएगा? डायरेक्ट लेबर में आएगा। आपका जो घर बन रहा है तो वो मिस्त्री और लेबर ही केवल डायरेक्ट में आएंगे। अगर उसके पीछे कोई सुपरवाइजर देख रहा है कि काम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा? इनडायरेक्ट में, क्योंकि वो केवल हेल्प करेगा, ठीक। एक्सपेंसेस के बारे में अब जरा बात कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक। देखो ज्यादातर जो एक्सपेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो 95% कहाँ से कनेक्टेड होंगे? इनडायरेक्ट नेचर से कनेक्टेड होंगे। यानी जितने भी हमारे यहाँ छोटे मोटे एक्सपेंसेज हो रहे हैं वो नॉर्मली कहाँ पे जाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेज में या इनडायरेक्ट में? इनडायरेक्ट में जाएंगे। कुछ ही ऐसे गिने चुने खर्चे हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कैटेगरी में आएंगे, ठीक। वो कौन कौन से होंगे जरा मैं उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लूँ, ठीक। सबसे पहला होता है हमारा, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो एक नाम आपने सुना होगा
पेटेंट का या कॉपी राइट का, या उसको इसी को हम लोग नॉर्मली किस किस वर्ड से डिनोट करते हैं, इसको हम क्या पे करते हैं, रॉयल्टी पे करते हैं। ठीक है, किसी का भी अगर हम राइट परचेज करते हैं, माफ करना, राइट उधार लेते हैं तो बदले में क्या देना पड़ता है, रॉयल्टी, किराया देना पड़ता है। जहाँ पे हम सामान दूसरे का हो, हम यूज करें तो हमें क्या देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है। नाम किसी और का है, यूज हम कर रहे हैं तो हमें क्या देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। सर देखो ना, ये नॉर्मली कब आता है, अगर आप कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन का काम कर रहे हो। कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन का मतलब क्या था, जहाँ पे प्रोड्यूसर अपने हिसाब से सामान बनाते आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वो नॉर्मली काम कर रहा है। लेकिन एक काम हमने अपने तरीके के अलावा कस्टमर के हिसाब से काम किया था, उसका नाम क्या था, स्पेसिफिक ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर। जहाँ पे कस्टमर के हिसाब से हम काम करते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, स्पेशल ऑर्डर। अगर आपके पास सपोज करो, मैं करूँ कि चलो फर्नीचर आप डिजाइनर हो, ठीक है, और आपके पास एक कस्टमर आया, बोला भैया कि देखो हमें आपके जो दुकान में अवेलेबल जितने भी डिजाइन है, जो ठीक है पलंग सोफा जो भी बन चुके हैं मुझे पसंद नहीं आया, मुझे अपने हिसाब से कस्टमाइज या डिजाइन कराना है, क्या डिजाइन हो पाएगा, बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, पहले ये बताओ। आपने बोला बिल्कुल जी बन जाएगा, आप बस हमें डिजाइन दिखाओ। ठीक है, जो मटेरियल बोलोगे हम उस मटेरियल का, ठीक है, लोहा बोलोगे लोहे का, स्टील बोलोगे स्टील, ठीक है, या लकड़ी में कोई चाहिए तो जैसा बताओगे हम वैसा बना के दे देंगे आपको। बशर्ते आपको जितना खर्चा आएगा पेमेंट आपको पूरा करना पड़ेगा। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, जितना चाहिए ले लो, डिजाइन मेरे हिसाब से होना चाहिए, लकड़ी मेटेरियल सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। आपने बोला बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस या स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, मैंने आपको ऑर्डर दिखाया, मैंने आपको एक फिगर दिखाया, मतलब फोटो दिखाया, बोला कि ऐसा डिजाइन चाहिए, लेकिन फिगर में दिक्कत ये था ना कि ये थोड़ा सा ब्लर था, मैंने इंटरनेट से कहीं से स्क्रीनशॉट ले लिया था, मैंने देखा कि ऐसा डिजाइन चाहिए। आपने बोला यार थोड़ा सा अगर ये पिक्चर क्लियर होता तो मिल जाता, मैंने बोला यार देखो नेट से डाउनलोड करने पे वो पैसा मांग रहा है, और मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं इन सारी चीज मैंने, तो आप देख लो, ठीक है, और आप इसको फाइनल करके मुझे पेमेंट करो, मतलब बताओ कितना पेमेंट करना, मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ मैंने आपको मटेरियल के भी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भैया देखो लकड़ी इसमें चंदन का यूज करना, पुष्पा भाऊ के पास चले जाना, साउथ से लेके आ जाना, ठीक है, क्योंकि उधर का लकड़ी झुकेगा नहीं, साला वाला होता है, तो बेड टिकेगा, ठीक, और मटेरियल एकदम बढ़िया वाला रहेगा। साथ ही साथ इसका डिजाइन यूनिक होना चाहिए, मेन हमारे यहाँ पे फोकस है यूनिकनेस पे। ठीक, आपने बोला हो तो जाएगा, थोड़ा सा समय भले 2-4 दिन एक्स्ट्रा लगे, हो जाएगा काम। हाँ, खर्चा पेमेंट करने के लिए आप तैयार हैं, मैंने बोला बिल्कुल तैयार है। अब हम बात करते हैं वो डिजाइन के बारे में। डिजाइन आपके पास नॉर्मली वो अवेलेबल ही था, आप उसको गए नेट पे, और जहाँ पे वो डिजाइन था, नॉर्मली आपको पता है जो फेमस डिजाइन होता है वो फ्री में मिल जाता है इंटरनेट पे, या उसके लिए भी पैसा वैसा डिमांड हो जाता है। आजकल तो देख ही रहे हो, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है कि भैया बेहतर डिजाइन चाहिए तो सब्सक्रिप्शन लो। तो आपने भी वो डिजाइन लिया, जिससे भी किराए पे लिया, वो डिजाइन आपको बेचेगा नहीं, नॉर्मली क्या करेगा, किराए पे दे देगा, भैया एक बार ले लो, इतना पेमेंट कर दो। तो क्या वो फ्री में देगा या हमसे कुछ चार्ज करेगा, चार्ज करेगा। मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, वो आप जो खर्चा कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मल वो डिजाइन है, एक नॉर्मल डिजाइन है, वो उसका खर्चा किससे लोगे, आप अपने जेब से बियर करोगे या सामने वाले कस्टमर से जोड़ के ले लोगे, उसका पैसा आप अपने जेब से पेमेंट करोगे या बाद में कस्टमर से वसूल लोगे। सर सीधी सी बात है, जेब से हम जो भी करेंगे लास्ट में सारा कस्टमर से वसूल लिया जाएगा। इसका मतलब बर्डन हम किसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे, कस्टमर के ऊपर। फाइनली पेमेंट कौन करेगा, कस्टमर ही पेमेंट करेगा, हम पेमेंट करने वाले तो बिल्कुल नहीं है। ठीक, अच्छा, उस लकड़ी को लाने के लिए आपको पुष्पा भाव के पास जाना भी पड़ा, क्योंकि स्पेशल डिजाइन था, स्पेशल लकड़ी था, इधर मिल नहीं रहा था। ठीक है, लेके आओगे, पुष्पा भाव भी पहुंचे तो क्या फ्री में आपको लकड़ी दे देंगे या उसका भी पैसा वैसा लगेगा। सब मटेरियल का तो खर्चा हर जगह लगता है, यहाँ पे कौन सी नई बात है, लेकिन वहाँ पे मटेरियल का नहीं, और भी कई सारे खर्चे जुड़ जाएंगे। जैसे सबसे पहली बात, पुष्पा भाव चोरी चोरी वो लकड़ी काटते थे, ठीक है, याद है ना, अरे पुष्पा मूवी देखा कि नहीं, नहीं देखा, तो लकड़ी का परमिशन था नहीं था, इलीगल था, गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट फ्री में देगा या कुछ चार्ज करेगा, चार्ज करेगा। उस चार्ज का पेमेंट भले आप अपने जेब से करोगे, बाद में अपने ही जेब से रहने दोगे या कस्टमर से वसूलोगे, वसूल लिया जाएगा। आप साउथ से लेके यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट तक आओगे तो क्या बाई रोड एयर कुछ भी आओगे, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स वगैरह पेमेंट करना पड़ेगा, अलग अलग स्टेट का बिल्कुल करना पड़ेगा। वो टैक्स का बर्डन आप अदर कस्टमर्स पे शिफ्ट करोगे या सारा का सारा मेरे से वसूल करोगे, सारा का सारा मेरे से वसूल करोगे। अच्छा, पुष्पा पाव के पास भी दो तरह का ठीक है लकड़ी था, एक नॉर्मल हमारा लकड़ी था और एक बढ़िया वाला। याद है मुर्गन के पास गया था तो बढ़िया वाला लेके गया था,
पुष्पा मूवी दिखा रहे हैं तुम्हें, बढ़िया वाला क्वालिटी लेके गया था, बोला था ना कि अरे ये तो सोना है सोना। ये जल इसको पाने के लिए बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है। इसका मतलब अगर हमें मटेरियल बेहतर चाहिए और मार्केट में हम जाते हैं, अननोन रहते हैं, अनअवेयर रहते हैं, तो नॉर्मली दलाल पकड़ते हैं, एजेंट पकड़ते हैं कि भैया हमसे 100 200 500 ले लो और बढ़िया वाला माल दिलवा दो। तो पुष्पा भाव को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, या किसी एजेंट को, ठीक है, क्या नाम था उसका, पुष्पा भाव के साथ जो एजेंट रहता था उसका नाम ही उसका भूल गए। समझो, देखो इंपॉर्टेंट लोग याद रहते हैं, बाकी लोग भूल जाते हैं। तो वो असिस्टेंट, उसको मैंने बोला कि लो भैया 1000 500 जेब में रखो, तनी बढ़िया सा माल दिलवा दो। यानी हमने उसको क्या पे किया, मटेरियल का कमीशन पेमेंट किया, बेटर क्वालिटी पाने के लिए। तो ये सारे जो आप पेमेंट कर रहे हो, सबसे पहले बताओ इसका कॉस्ट सेंटर एक होने वाला है या मल्टीपल होने वाला है। इसका मतलब ये सारा पैसा एक ही जगह ऐड किया जाएगा या हमें कई जगह बांटना पड़ेगा, कई कस्टमर से वसूलना पड़ेगा या एक ही कस्टमर से वसूलना है। ये सारा का सारा जो खर्चा कर रहे हो, एक ही कस्टमर से वसूलना है या कई सारे कस्टमर से? नहीं सर, ये सारा काम हम एक कस्टमर के लिए कर रहे हैं, तो सारा का सारा खर्चा एक कस्टमर से जोड़ा जाएगा। इसका मतलब कॉस्ट सेंटर एक है या मल्टीपल है? एक है। इसका मतलब ये सारे खर्चे किस नेचर के हैं? डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन सर लकड़ी के लिए जो कर रहे थे वो मटेरियल में आ जाएगा, ठीक। लेकिन हम जो एजेंट को कमीशन पे कर रहे हैं, रोड का टैक्सेस जो पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट सा स्पेशल, ठीक है, परमिशन लेने के लिए उसको हमने परमिशन जो कॉस्ट पेमेंट किया है, वो सारे खर्चे कहाँ पे है? क्या वो मटेरियल है? नहीं सर, वो तो केवल परमिशन है, परमिट वगैरह है, वो तो मटेरियल नहीं है। मटेरियल का मतलब हमें कुछ हासिल हो रहा है, हमें तो केवल लकड़ी का हासिल हो रहा है और लकड़ी का मैं कॉस्ट दे ही रहा हूँ। लेकिन अदर जो खर्चे दे रहा हूँ, ठीक है, चाहे मैं गाड़ी का खर्चा दूँ, पेट्रोल डीजल का, खाने पीने का, ठीक है, वो एजेंट का कमीशन है, रोड गवर्नमेंट का कमीशन, तो वो सारे खर्चे मैं कहाँ पे कर रहा हूँ? मटेरियल में जाएगा या एक्सपेंसेस में चला जाएगा? वो सारा किस में चला जाएगा? एक्सपेंसेस में चला जाएगा। और ये एक्सपेंसेस को मुझे डायरेक्ट नेचर का है या इनडायरेक्ट नेचर का? मैंने बोला डायरेक्ट पहचानने के लिए क्या इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, इसका कॉस्ट सेंटर एक से ज्यादा निकलेगा या एक ही निकलेगा? एक ही निकलेगा, यानी सारा का सारा खर्चा मैं आप ही से वसूलूंगा, ऐसा ही तो बोलोगे। अगर ये बांटने की जरूरत पड़ती तो ये किस नेचर का हो जाता है? इनडायरेक्ट। अभी तो मैंने बताया जिसका कॉस्ट सेंटर एक वो डायरेक्ट नेचर का, जिसका कॉस्ट सेंटर एक से ज्यादा वो इनडायरेक्ट। मैं मटेरियल ला रहा हूँ, वैसे मैं, ठीक है, मटेरियल लाया, 2 ट्रक मंगाया लकड़ी, उससे दो, ठीक है, 2 4 बेड बना दिया, ठीक है, बिना आपसे ऑर्डर लिए। तो जरा बताओ ना, गाड़ी का खर्चा मैं एक ही बेड से वसूलूंगा या चारों पे जोड़ लूंगा? चारों पे जोड़ा जाएगा। भाई मैंने दो, ठीक है, 1 ट्रक लकड़ी मंगाया, 1000 किराया दिया और मैंने 4 बेड तैयार किया, तो 1000 का किराया मैं किसी एक बेड पे वसूलूंगा या 250 250 चारों से वसूलूंगा? अरे बोलो सर, सीधी सी बात है, चारों पे, क्योंकि वो 1 ट्रक लकड़ी है, उसे 4 बेड बने हैं, चारों से वसूल लिया जाएगा। तो वहां पे एक कॉस्ट सेंटर है या मल्टीपल कॉस्ट सेंटर है? मल्टीपल। तो वहां पे तो सर हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कितने कॉस्ट सेंटर, तो 4। अब डिसाइड करना पड़ेगा सब पे कितना, सबसे 250 250 बराबर लिया जाए या कोई छोटू सा बेड है कोई बड़ा सा बेड है, तो उसके हिसाब से खर्चे भी क्या करना पड़ेंगे, छोटा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। कोई नॉर्मल मटेरियल है कोई स्पेशल मटेरियल है, तो फिर बराबर है या कम ज्यादा करें, कम ज्यादा करना पड़ेगा। तो वहां पे हमें बेस तय करना पड़ेगा, फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 रुपए को, और फिर जाके क्या करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा। हमें इतने सारे काम करने पड़ेंगे, क्या क्या करने पड़ेंगे, पहले उसके कॉस्ट सेंटर ढूंढने पड़ेंगे, ठीक। फिर टोटल मनी का बेस बनाना पड़ेगा कि आखिर में इन चारों पे कैसे डिवाइड किया जाए, ठीक। फिर डिवीजन किया जाएगा और फिर उसके बाद उनका एलोकेशन किया जाएगा। जबकि अगर मैं कहूँ कि आपने सारा का सारा खर्चा केवल मेरे लिए किया स्पेशल डिजाइन बनाने के लिए, तो सर सारा का सारा खर्चा आप ही से लिया जाएगा, कहीं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रक लेके गए थे लेकिन सारा ट्रक में केवल मेरा सामान था, तो मेरे से ही लोगों ने पैसा है, या उसको भी अदर कस्टमर से बांटोगे? नहीं। तो कॉस्ट सेंटर कितना निकल के आया, एक। अब चाहे जितना भी खर्चा होगा सारा का सारा मेरे से वसूला जाएगा, तो कॉस्ट सेंटर जिसका एक, वो किस नेचर का हो जाएगा, डायरेक्ट नेचर का। लेकिन सर ये मटेरियल का कॉस्ट नहीं है, लेबर का कॉस्ट नहीं है, तो ये किस में बन जाएगा, एक्सपेंसिव में। बात क्लियर है? तो ऐसे ही कुछ खर्चे हैं, मैंने इसमें आपको एक रॉयल्टी बताया, पेटेंट बताया, ठीक है, या गवर्नमेंट का टैक्सेस वगैरह बताया, ठीक है, टैक्सेस, या इसी को एक्साइज ड्यूटी भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये सब आप नहीं जानते हो तो मैं इसलिए लिखा नहीं, ठीक। या मैंने क्या बताया, इस एजेंट कमीशन, ठीक है, एजेंट कमीशन मैंने आपको बताया। ये सारे जो आप पेमेंट करो स्पेशल नेचर का काम करने के लिए, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, डायरेक्ट नेचर में आ जाएंगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। बात क्लियर है? पक्का? इसके अलावा आप जितने भी एक्सपेंसेस करते हो नॉर्मली, वो सारे किस में चले जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक। इस काम को पूरा करने के लिए आपको एक स्पेशल लेबर की जरूरत है, नॉर्मल लेबर हमारा वो डिजाइन नहीं बना पाएगा, ठीक है। एक कारीगर को बुलाना पड़ेगा, लेकिन कारीगर इतना अकड़ू है कि उसको घर से लाने के लिए खुद गाड़ी भेजना पड़ता है, चाय पानी का व्यवस्था करना पड़ता है। हाँ भैया स्पेशल डिजाइन है,
ठीक है, 200-400 रुपये ज़्यादा मजदूरी मांगता है, क्या करेंगे, मजबूरी है, ऑर्डर लिए हैं, पूरा करना है और कौन सा अपने जेब से देना है, कस्टमर से वसूल तो लेना है आपको। तो वो जो भी खर्चा करोगे, अगर लेबर का पेमेंट कर रहे हो तो वो सारा का सारा किस पे चला जाएगा, लेबर कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक, नॉर्मल लेबर को आप 1000 रुपये मजदूरी दे रहे हो, वो आपसे 5000 रुपये ले रहा है, 5000 का 5000 लेबर कॉस्ट में चला जाएगा। डायरेक्टली कन्वर्जन का काम कर रहा है तो किस में चला जाएगा, डायरेक्ट लेबर। और केवल उसे केवल गाइड कर रहा है तो किस में चला जाएगा, इनडायरेक्ट में। इतनी बातें सारी क्लियर है। चलो जरा ग्राफ को आगे बढ़ाते हैं। इसको एक सर्किल में क्लोज करिए। प्राइम कॉस्ट, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम का मतलब होता है प्राइमरी खर्चे, मुख्य खर्चे। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट नेचर के सारे खर्चे जोड़ दूं तो हमारे मेन खर्चे पता चल जाते हैं। और सर देखो, किसी भी प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है, डायरेक्ट नेचर वालों का ही होता है। छोटे मोटे खर्चे तो हर जगह होते हैं, लेकिन छोटे मोटे खर्चे क्या, सामान बना है 10 रुपए का तो छोटे मोटे खर्चे 5-6 रुपए हो जाएंगे, या 1-2 रुपये मुश्किल से होंगे, 1-2 रुपये होंगे। कोई सामान बना है 1 करोड़ में तो क्या उसमें छोटे मोटे खर्चे 50-60 लाख का निकल के आ जाएगा, या मुश्किल से 2-4 लाख का निकल के आएगा। मुश्किल से 2-4 लाख का होगा, तभी तो उसको छोटे मोटे खर्चे बोला जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं सारे डायरेक्ट नेचर के खर्चे को जोड़ दूं, तीन ही तरह के हमारे मेन एलिमेंट है, मटेरियल का, लेबर का, एक्सपेंसेस का, अगर तीनों बड़े खर्चे को जोड़ दिया जाए तो हमारे क्या निकल के आ जाएंगे, मेन खर्चा, प्राइमरी खर्चा, प्राइम कॉस्ट के नाम से जाना जाएगा। बात क्लियर है, ये बोल लो। चलो, तो इन तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए, इन तीनों को, तो यह क्या बन जाएगा, इसको बोला जाएगा ओवर हेड्स। इसको क्या बोला जाएगा, ओवरहेड। इसको क्या हम नाम देंगे, ओवरहेड। ओवरहेड्स का मतलब जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेज है, चाहे वो मटेरियल का हो या लेबर का हो या अन्य खर्चा हो, इन तीनों को मिला के क्या बन जाएगा, ओवरहेड्स। बात क्लियर है। इसको मैं बराबर लिख दूं थोड़ा सा, तब मजा आए। इसको मैं इसके बराबर लिख दूं, ये क्या बन जाएगा, ओवर हेड्स। ठीक है, बात क्लियर है। हाँ, पेंटिंग कर दूं बढ़िया से, ओवर हेड्स बन जाएगा, क्योंकि बराबर करने का मेरा कुछ मोटिव है। इतनी बात क्लियर है। चलो अब देखो ध्यान से जरा, बोला गया कि देखो, जो बड़े नेचर के खर्चे होते हैं वो ज्यादातर जहां पे काम चल रहा है वहीं पे वो खर्चे होते हैं। जैसे अगर तुम घर बना रहे हो तो ज्यादातर जितने भी डायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट पे ही हो रहा होगा। अब चाहे बालू गिट्टी छड़ मटेरियल जितने भी ले लो, लेबर ओवर जितने भी ले लो, वो ज्यादातर कहाँ पे कनेक्शन होगा, या वो खर्चे कहाँ पे हो रहे होंगे, ऑन साइट पे हो रहेंगे जहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन ये जो छोटे मोटे खर्चे हैं ना, ये उस काम से रिलेटेड हो तो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि साइट से हो, वो अगल बगल भी हो सकते हैं। एक मैनेजर बैठा है, ठीक है, बलिया में साइट पे काम चल रहा है, लेकिन एक मैनेजर है लखनऊ से उसको मैनेज कर रहा है, लखनऊ से उसको डायरेक्शन दे रहा है, फोन करके रोज पूछा है काम कहाँ तक चला, वो सारा डायरेक्शन वहीं से पास कर रहा है। ठीक है, दिल्ली हमारा हेडक्वार्टर है, वहां से सारी चीजें गाइडलाइन आ रही है कि देखो ये ऐसा डिजाइन होना चाहिए, रोज फोटो खींच के अपलोड करो, ये करो वो करो। ठीक है, और आपको पता कि सर वो डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है, पर काम सही से इसी में हेल्प कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, तो वो कौन सा लेबर है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा होगा तो वो किस में कवर हो रहा होगा, ओवरहेड्स में। इसका मतलब ओवरहेड जरूरी नहीं है कि ऑन साइट हो, वो कहीं भी हो सकता है, साइट से भी रिलेटेड हो सकता है और साइट के बाहर से भी हो सकता है। चाय पानी चल रहा है तो साइट से रिलेटेड है, बाहर के लोग मैनेज कर रहे हैं तो बाहर के खर्चे हैं। ठीक है सर, उसके लिए हम एक बेहतर मटेरियल ला सके, एक मार्केटर अलग अलग मार्केट में जाके सर्च का काम कर रहा है, जो भी पेट्रोल डीजल ट्रेवलिंग का खर्चा आ रहा है वो साइड से कनेक्टेड है या आउटसाइड है, आउटसाइड है, पर सारा खर्चा उसी के लिए हो रहा है तो सारा खर्चा उसी से कनेक्टेड है। ठीक, तो बोला गया कि ये जो ओवरहेड्स है ना, ठीक है, ये नॉर्मली जो प्राइम कॉस्ट है ये साइड से कनेक्टेड होते हैं, पर ये जो ओवरहेड्स के खर्चे है ना, ये भी कई जगह पे हो सकते हैं। ठीक, अब बोला गया कि सर कई जगह के खर्चे हैं, तो क्या इन सारे खर्चों को इग्नोर कर दिया जाए या सारे खर्चे टोटल किया जाए, क्योंकि हमें इसको टोटल कॉस्ट में ऐड करना है। सर सीधी सी बात है, अगर कोई भी खर्चा हमने किया है और भूल गए तो उसका बर्डन हमारे ऊपर पड़ेगा, जो कि हम कभी करना नहीं चाहेंगे। हम जो भी खर्चा करना चाहते हैं, एक प्रोड्यूसर जो भी खर्चा करता है वो सारा का सारा
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में सामान के दाम में जोड़ के कस्टमर से क्या कर लेता है, वसूल कर लेता है। इसलिए हमें जरूर याद होना चाहिए कि हमने जो भी खर्चा किया है वो कहाँ पे किया है, ताकि उसको टोटल कॉस्ट में ऐड किया जा सके। तो बोला गया सर ये खर्चे जो है बहुत फैले होते हैं, आखिर में इनको कैसे कलेक्ट किया जाए। तो बोला गया यहाँ पे आप ऐसा करो ना, यहाँ पे खर्चों को कलेक्ट करने का हमने बोला था कई सारे तरीके हैं। मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग बताया था, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बताया था, ऑपरेशन कॉस्टिंग बताया था, ठीक है, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग बताया था ना। तो यहाँ पे बोला जाता है कि आप अगर डिपार्टमेंट यहाँ पे बना दो तो डिपार्टमेंट के हिसाब से इस कॉस्ट को पकड़ना आसान हो जाएगा, ठीक। या मैं ऐसा कहूँ कि जैसे देखो ना, आपके यहाँ 3 बैच चल रहे हैं, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के, ठीक। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो तीनों ही क्लास पे हो रहे हैं, जैसे रूम का रेंट तीनों के ऊपर हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल तीनों के ऊपर ही हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि वाटर है तीनों के ऊपर हो रहा है, क्लीनिंग का चार्ज है तीनों के ऊपर हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो तीनों पे हो रहा है। अब मैं आपको 2 लोगों को ड्यूटी लगा रहा हूँ और दोनों को अलग अलग तरीके से बोल रहा हूँ कि खर्चे लिखो। सर ये तो सीधी सी बात है, टोटल कॉस्ट दोनों का बराबर आने वाला है। भाई अगर मैं कहूँ कि सबका खर्चा 1000 रुपए का हुआ है, 4000 रुपए का टोटल हुआ है, तो सबका टोटल 4000 ही आएगा। लेकिन इसका तरीका बदल दूंगा, मैं बोलूंगा एक आप दूसरे तरीके से ऐड करो और दूसरे को दूसरे तरीके से ऐड करने को बोलूंगा, और आप बताना सर कौन सा तरीका बेहतर होगा। मैंने नेहा को अपॉइंट किया कि नेहा आप ऐसा करो कि देखो ये 4 तरह के खर्चे हो रहे हैं। कौन कौन से खर्चे? एक तो रूम का रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर चार्जेस और क्लीनिंग चार्जेस, ये 4 तरह के खर्चे हो रहे हैं, ठीक। बात क्लियर है? अब ऐसा है कि आप जरा पता करके आओ कि फर्स्ट ईयर का उसमें कितना कंट्रीब्यूशन होगा, सेकेंड ईयर का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, थर्ड ईयर का कितना। तो सबसे पहले आप रेंट का पता करो, तो ये पहले क्लास में आएंगी और यहाँ पे रेंट का कैलकुलेशन करेंगी, फिर सेकेंड ईयर में जाएंगी रेंट का कैलकुलेशन करेंगे, फिर थर्ड ईयर में जाएंगे, फिर वापस भाग के आई सर हो गया। मैंने बोला अभी हुआ नहीं, अब आप जाओ किसका करो, आप किसका, दूसरा क्या था, लाइटिंग चार्ज, लाइट का खर्चा पता करके आओ। या फिर फर्स्ट ईयर में आ जाएंगे, फिर भाग के सेकंड ईयर में जाएंगे, फिर थर्ड ईयर में जाएंगे, फिर वापस आई। मैंने बोला अब जाओ वाटर चार्जेस, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, 3 जगह दौड़ी। फिर आई भाई, मैंने बोला अब क्लीनिंग चार्जेस, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 बार 5 बार दौड़ी, इन्होंने निकाला। अब मैंने, ठीक है, इनको दिया सुहानी को कि आप जा रहा जाओ और आप टोटल कॉस्ट को पता करो, लेकिन आप बार बार दौड़ने वाला काम मत करो, आप एक डिपार्टमेंट पे जाओ और जितने खर्चे हैं एक ही जगह एक ही बार में लिख लो। तो इन्होंने बोला सर मैं बार बार दौड़ेंगे नहीं, एक ही बार में बता दूं। तो मैंने बोला कि देखो यहाँ पे 4 तरह के खर्चे हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपना बेस क्या रिकॉर्ड कर लिया, फर्स्ट ईयर में बैठी एक ही बार गई, फर्स्ट ईयर में बैठा रिकॉर्ड कर लिया, कितना रेंट का कितना है, लाइट का कितना है, वाटर का कितना है, क्लीनिंग का है। सेकेंड ईयर में यहाँ का कंप्लीट करने के बाद सेकेंड ईयर में चली गई, वहां पे भी बैठा और एक ही बार में लिख लिया, थर्ड ईयर में गई एक ही बार में लिख लिया। कौन सा बेहतर लग रहा है, बार बार दौड़ना या एक बार में सारा कंप्लीट कर लेना? सर सीधी सी बात है, एक बार में एक जगह रुको और वहां के जितने भी सारे उल्टे सीधे खर्चे हैं सबको जोड़ लो, ये तो होगा, फिर अगले पे मूव करो। तो यहाँ पे बोला गया कि देखो ये ओवरहेड जो खर्चे हो रहे हैं ना, ये भी कई सारे डिपार्टमेंट में फैले होते हैं। कंपनी में जितने डिपार्टमेंट उतनी जगह ये सारे खर्चे हो रहे हैं, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट बने हैं वो किसके लिए बना है, इस पेन को बनाने के लिए और बेचने के लिए बना है। मार्केटिंग बना है, प्रोडक्शन बना है, परचेजिंग डिपार्टमेंट बना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, सारा डिपार्टमेंट किसके लिए काम कर रहा है, इस पेन के लिए, ताकि सही से बने और बिके। तो सर जितने भी ये डिपार्टमेंट बने हैं सब में कुछ ना कुछ खर्चे हो रहे हैं, कागज है, पेंसिल है, पेन है, चाय है, प्रिंट है, ये क्या है, लाइटिंग वगैरह है, सब जगह हो रहे हैं। तो क्या बार बार हम दौड़े, बार बार दौड़े एक एक चीज के लिए? नहीं, एक जगह रुको और सारा खर्चा एक डिपार्टमेंट का लिख लो, दूसरे फिर एक डिपार्टमेंट का पूरा दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ, वहां का जितना खर्चा है सबको लिखो, फिर आगे बढ़ो, यही तो होना चाहिए। तो बोला गया कि फिर ये जो ओवरहेड के खर्चे है ना, इसको हमने क्या कर दिया, डिपार्टमेंट वाइज इसको क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया कि ये कहाँ कहाँ से कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 लेवल पे या मैक्सिमम बोला जाए 4 लेवल पे कनेक्टेड होता है, मैं 3 में ही कवर कर दिया हूँ, ठीक। तो ये बोला गया ये छोटे मोटे खर्चे कहाँ से रिलेटेड कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है, एट फैक्ट्री लेवल, कहाँ से कनेक्टेड हो सकते हैं, एट फैक्ट्री लेवल, एट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल समझ रहे हो ना, जहाँ से नियम कानून बनते हैं, और एट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल। लेवल का मतलब जहाँ पे ये खर्चे हो रहे हैं, सीधी सी बात है। फैक्ट्री लेवल का मतलब जितने भी सारे छोटे मोटे खर्चे हो रहे हैं, हम कहाँ तक के बारे में बात कर रहे हैं, फैक्ट्री तक के बारे में बात कर रहे हैं। फैक्ट्री का मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है।
अब प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे छोटे मोटे खर्चे कौन से हो सकते हैं या इनडायरेक्ट नेचर के? इनडायरेक्ट खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं सर? वहाँ पे सुपरवाइजर का सैलरी है सुपरवाइजर सैलरी तो सर लेबर में है, डायरेक्ट लेबर में जाएगा या इनडायरेक्ट लेबर में? सुपरवाइजर का सैलरी कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट लेबर में या इनडायरेक्ट में? इनडायरेक्ट में, क्योंकि वो सर डायरेक्टली प्रोडक्शन कर नहीं रहे। और इनडायरेक्ट को ही हम किस नाम से जानते हैं? ओवरहेड। इनडायरेक्ट का टोटल ही किस नाम से जाना जाता है? ओवरहेड। तो इसका भी जो सैलरी है वो किस में हो रहा है? ओवरहेड्स के अंदर कवर होगा, लेकिन किस लेवल में कनेक्टेड? सर ये फैक्ट्री में काम कर रहा है तो फैक्ट्री लेवल में आ जाएगा। अगर यही ऑफिस में सुपरवाइजिंग का काम कर रहा होगा तो किस में चला जाएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में। और यही सेलिंग डिपार्टमेंट में सुपरवाइजरी का काम कर रहा है तो सेलिंग एंड डिपार्टमेंट में चला जाएगा। बात क्लियर है? सर हम रेंट दे रहे हैं तो अगर वो फैक्ट्री का रेंट होगा तो फैक्ट्री लेवल में, ऑफिस का रेंट होगा तो ऑफिस में, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का रेंट होगा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। बात क्लियर है? इसका मतलब ये लेवल किसके बारे में बात कर रहा है कि हमारे तक का खर्चा कौन कौन से हो रहे हैं, वो भी किस नेचर के? इनडायरेक्ट नेचर के। बात क्लियर है? बोलो, इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, इतना हो गया। कुछ भूल रहा हूँ क्या? पता नहीं ऐसा क्यों फीलिंग आ रहा है कि कुछ तो भूल रहा हूँ। पता नहीं, लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी देखता हूँ। अगर भूल गया तो बाद में याद आएगा, लिख लूंगा। हाँ, अब जरा इस ग्राफ में वो आपस ऊपर आइए। अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालना हो तो सर क्या क्या तरीका है? तो सर पहला है डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड कर दिया जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा? टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। सर आपने ये इकोनॉमिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर बाई नेचर दो तरह के खर्चे हम डिवाइड कर रहे हैं, कुछ खर्चे डायरेक्ट हैं, कुछ खर्चे इनडायरेक्ट हैं, दो ही नेचर तो है। अगर मुझे टोटल खर्चा निकालना हो तो दोनों खर्चों को ऐड कर दिया जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा? टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या हम टोटल कॉस्ट यहाँ से भी ऐड निकाल सकते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या इन तीनों को भी, यानी इन 6 पार्ट को भी टोटल किया जाएगा तो टोटल कॉस्ट निकल के आ सकता है? बिल्कुल, कल मैंने ये लिखवाया भी था, लिखाया था, अरे बोलो। हाँ, तो ये सबको हम अगर प्लस कर दें, सारे इनडायरेक्ट नेचर खर्चे को डायरेक्ट के साथ ऐड कर दिया जाए तो क्या निकल के आ जाएगा? टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। सर एक फॉर्मूला हमारा यहाँ से भी डिराइव हो सकता है कि अगर मैं मुख्य खर्चे और प्लस ओवरहेड ऐड कर दूं, मुख्य खर्चे और ओवरहेड मैं ऐड कर दूं तो भी क्या निकल के आ जाएगा? टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। वही बात है, तरीका कहने का अलग है। सर ये हम तरीका क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मैंने बोला था ये चैप्टर जितना इजीली समझ में आएगा उतना वेटेज हमारा नंबर का बढ़ता जाएगा। ठीक, 25 से 30 नंबर दम रखा है तो अच्छे से इसको समझना भी पड़ेगा। इतनी बात क्लियर? सर क्या मैं इसी को एक और तरीके से लिख सकता हूँ? यहाँ पे टोटल कॉस्ट इक्वल टू पीसी, प्राइम कॉस्ट को मैं पीसी में लिख रहा हूँ, ठीक है, प्राइम कॉस्ट को ये मैंने क्या लिखा है? पीसी, प्लस इसको मैं अगर अगर अलग अलग लेवल के साथ बांट दूं तो क्या ये भी तब भी टोटल कॉस्ट बन जाएगा? हाँ सर, मुख्य खर्चे के साथ अलग अलग ओवरहेड्स को मैं अलग अलग लेवल के हिसाब से ऐड कर दूं तो भी मेरा क्या निकल के आ जाएगा? टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। यानी फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो भी क्या टोटल कॉस्ट आ जाएगा। यानी हमारे पास 4 से 5 फॉर्मूले हो गए टोटल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने का। कौन कौन से फॉर्मूले हो गए? तो सर पहला हमारा डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट, पहला। उसके बाद उस दूसरा क्या है? डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब समझ रहे हो ना, डायरेक्ट में तीनों तरह के आ जाएंगे। उसी को मैंने दूसरी बार में तोड़ दिया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो भी टोटल कॉस्ट। या इसी तीनों डायरेक्ट नेचर को मैंने क्या बोला? प्राइम कॉस्ट, और इसी तीनों इनडायरेक्ट को मैंने क्या बोला? ओवरहेड। तो इन दोनों को भी ऐड कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा? टोटल। ठीक है, यानी वही फर्स्ट वाला फॉर्मूला बन गया। बस मैंने यहाँ पे डायरेक्ट को क्या नाम दे रखा है? मुख्य खर्चा, प्राइम कॉस्ट, और यहाँ पे इनडायरेक्ट को मैंने क्या नाम दे रखा है? ओवरहेड्स, नाम चेंज कर दिया है। और लास्ट अगर देखा जाए तो सर ये जो ओवरहेड्स हैं कई लेवल पे हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज या लेवल वाइज उसको क्या करते हैं? सेग्रीगेट कर दिया है। तो अगर मैं सारे खर्चे को जोड़ दूं और मुख्य खर्चे में जोड़ दूं तो भी क्या निकल के आ जाएगा? टोटल कॉस्ट निकल के सामने आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? बोलो, इतनी बात क्लियर है? चलो, तो अब जरा देख लिया जाए आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। ये सारी चीजें ठीक है? चलो, अब जरा आपकी बुक्स और होमवर्क, ठीक है, वो ऐसे होमवर्क जो कल वाला था आज भी वही वाला है। ठीक है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको यही
क्या करना है, रीड आउट करना है कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कितने एलिमेंट से मिलकर बना है। तो वही तीन हमारा है। सबसे पहला क्या है, मटेरियल कॉस्ट। लेकिन मटेरियल में आपको दो तरीके से पढ़ना है, एक डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक, दूसरा हमारा क्या है, लेबर कॉस्ट। दूसरा एलिमेंट क्या है, लेबर कॉस्ट। इसमें भी आपको पढ़ने हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और दूसरा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अच्छे से इसको एक बार पढ़ना है, क्योंकि ये जितना ज्यादा क्लियर रहेगा, समझो आगे हमारा क्वेश्चन उतना ही इजी होने वाला है। फिर आपको बस केवल लिखना है कि हाँ ये है ये है। उसके बाद हमारा एक्सपेंसेज है, और वो भी किस नेचर के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक, फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हम लोगों ने क्या डिफरेंशिएट किया था, 3-4 बेस बताया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी है, एक बार उसको पढ़ लेना, हम धीरे धीरे आगे इसको कवर करेंगे। लेकिन आपको याद रहेगा तो आप मुझे एक बार रिमाइंड कराते रहोगे, पिंच करते रहोगे, तो मुझे भी याद रहेगा, मैं भूलूंगा नहीं। तीसरा ओवरहेड्स। किसको ओवरहेड बोल रहा है सर, ये सारे इनडायरेक्ट को टोटल करके क्या बोल रहा है, ओवरहेड्स। जिसमें वो बोल रहा है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट वेजेस या लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यही तो तीनों हमारा ओवरहेड था। इन तीनों को बता रखा है कि ओवरहेड्स क्या होता है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ आपको थोड़ा सा हिंट दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपके लिए ये होमवर्क है कि ओवरहेड और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बीच क्या एक टेक्निकल माइनर सा डिफरेंस है, आप ये पता करके आओगे। मुझे नहीं पता है, मुझे बताना। ठीक, मैं सही में मुझे नहीं पता है, मजाक मत लेना। और एक और छोटा सा डिफरेंस बिटवीन ओवरऑड एंड ऑन कॉस्ट, और ये बच्चों को क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलत कराने वाला वर्ड है, ऑन कॉस्ट। तो ये छोटा सा आप डिफरेंस देख लेना, ये भी मुझे नहीं आता है और यहाँ पे आप मुझे हेल्प करोगे। ठीक, देन क्लासिफिकेशन। अभी मैंने बता रखा है फैक्ट्री ओवरहेड, यानी ये फैक्ट्री ओवरहेड किसके बारे में बात करेगा, फैक्ट्री से रिलेटेड छोटे मोटे इनडायरेक्ट नेचर एक्सपेंसेस के बारे में बात करेगा। सर ओवरहेड में क्या क्या शामिल होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तो हमारा शामिल था। ओवरहेड में क्या क्या चीजें शामिल थी, तीनों ही इनडायरेक्ट नेचर के। ठीक, उसके बाद हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो सर ये ऑफिस से रिलेटेड है या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, जहां से बैठ के नियम कायदे कानून या ऑफिशियल वर्क किए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से रिलेटेड जितने भी छोटे मोटे खर्चे होंगे जो सपोर्ट कर रहे होंगे फिनिश गुड्स को बनने में, वो सारे किस में आ जाएंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में। जैसे ऑफिस में जितने भी लोग मजदूरी कर रहे हैं, सर वो डायरेक्टली प्रोडक्शन का काम कर रहे होंगे या ऑफिशियल वर्क कर रहे होंगे, ऑफिशियल। तो वो डायरेक्ट लेबर में आएंगे या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, चाय पानी चल रहा है तो डायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यानी ये जो बेचने और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम जितने भी छोटे मोटे खर्चे करेंगे इनडायरेक्ट नेचर का। ठीक है, जैसे शोरूम का खर्चा है, एजेंट का कमीशन है, गाड़ी का घाट, ठीक है, एडवर्टीजमेंट का किराया वगैरह है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक, उसके बाद मैंने आपको जो पहले बता रखा था मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये वाला आपका डायग्राम। ठीक, या उसी को यहाँ पे टोटल कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड में दिखा रखा है। प्राइम कॉस्ट का मतलब तीनों खर्चे डायरेक्ट नेचर के, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को उसने फिर 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस। लो यहीं पे डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन मैं भी बताऊंगा नहीं, मुझे याद ही नहीं है। ये हो गया, बस इतनी सारी बातें हैं। कल से हम लोग कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और यहाँ से आपके 5 नंबर वाले छोटे छोटे 1 से 2 सवाल बनते हैं। एक तो बनता ही बनता है, 2 अगर ठीक है भरोसे रहा तो आ सकता है, एक आता ही आता है। इसलिए यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे हमें टाइम देना पड़ेगा। ठीक, बाकी अभी तक में कहीं किसी को डाउट, ऑनलाइन कहीं किसी को डाउट तो बोल दो एक बार, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। जिज्ञासा और हर्षिता, कहीं कोई डाउट? हर्षिता कहीं कोई डाउट है, टाइप करिए जरा जल्दी।